हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हर एक चीज सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ weak acid and weak base, weak acid and weak base। तो समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, देन विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन। तो पहले मैं बात करूंगा वीक एसिड के बारे में। किसके बारे में? वीक एसिड। देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग एसिड और बेस जो ले रहे हैं वो अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस ले रहे हैं। ये लुईस एसिड लुईस बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल फॉर अरेनियस एसिड एंड अरेनियस बेस। सो व्हाट इज अरेनियस एसिड? जो H+ देता है। व्हाट इज अरेनियस बेस? जो OH- देता है। तो वीक एसिड, वीक एसिड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा Ha से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? Ha। A मतलब एसिड, H मतलब एसिड से क्या मिलता है? H+ मिलता है ना। अरेनियस एसिड क्या देता है? H+ देता है, दैट्स व्हाई Ha। A मतलब एसिड, H मतलब H+। सो देखो, वीक एसिड मैंने लिया Ha जो कि डिसोसिएट होगा। क्या पूरा डिसोसिएट होगा? नहीं। अगर आपने 100 लिया है तो 100 में से 5 या 10 ही डिसोसिएट होंगे, तभी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएट होगा भाई, ये एसिड है। एसिड डिसोसिएट होके क्या देता है? H+ तो देगा ही। तो बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है A। इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर क्या होगा? -1 होगा। तो ये होता है वीक एसिड के डिसोसिएशन के बाद। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो कुछ समय के बाद जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है और जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा। ये बात हमने सीखा है, फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो देखो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जब रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इनके बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। और जब इक्विलिब्रियम की बात आती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का बात करूं तो कैसे निकालूंगा? याद करो, 11th स्टैंडर्ड में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, जिसमें हम लोग ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का देखा था। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ concentration of product, concentration of product, product का concentration upon concentration of reactant। ये देखो प्रोडक्ट है, ये क्या है? रिएक्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे मुझे क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, that is concentration of product upon concentration of reactant। इक्विलिब्रियम क्यों आया? बिकॉज ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्यों है? बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या स्टैब्लिश्ड होता है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है। और जब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है तब हम लोग क्या निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बात करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन वो सिर्फ डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए। ये कौन सा रिएक्शन है? Ha था, अब टूट गया। टूटने को क्या बोलते हो? टूटने को डिसोसिएशन बोलते हो। तो इधर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जगह क्या लिखेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय K। और ये एसिड का बात हो रहा है, इसलिए इधर मैं क्या लिखूंगा? Ka। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसका भी वैल्यू सेम होगा जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का था। मैंने आपको अभी बताया, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन ये सिर्फ डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए होगा। बात समझ रहे हो? अगर इधर देखो एसोसिएशन रिएक्शन होता, मान लो एक एसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, तो उधर मैं क्या लिखता? एसोसिएशन कांस्टेंट
बात समझ रहे हो? इधर डिसोसिएशन हो रहा है तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखूंगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए इधर क्या लिखना पड़ेगा, के ए क्या है हमारा, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड भी लिखोगे चलेगा। तो अब बात समझ गया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिखते हो, जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होती, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, क्योंकि वो क्या है, वो तो कंप्लीटली आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इक्विलिब्रियम होने के लिए रिएक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो रिवर्सिबल कब होगा, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बट टूटते जाते हैं और आगे की तरफ सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम होने के लिए रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। बात समझ गए? और रिवर्सिबल होने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आता है, तो इक्विलिब्रियम आया तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इधर डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है और एसिड की बात कर रहे हो, इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, राइट डाउन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इन दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? तो पहला मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड की। आपको पता है एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा, एसिटिक एसिड है तो ये क्या देगा, H+ देगा। जो बचा हुआ क्या है, एसीटेट आयन है। क्या है, एसीटेट आयन है। ये देखो कटायन और अनायन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज पता रहना चाहिए। इसलिए इसका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, दैट इज कटायन और अनायन का लिस्ट, जिसमें आप सीख जाओगे कि कैसे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि मैंने बोला फॉर्मिक एसिड, अब बहुत बच्चों को आता होगा लेकिन बहुत बच्चों को नहीं भी आता होगा कि फॉर्मिक एसिड इज नथिंग बट HCOOH। तो वो कैसे लिखते हैं वो हम लोग ने इवन 10th स्टैंडर्ड से सीखा था, क्रिस क्रॉस मेथड, जो कि मैंने आपको दिया, आप उधर से भी पढ़ सकते हो। तो जिसको पता होगा कि एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है वही डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल पाएगा, उसके अलावा आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एसिटिक एसिड टूटने के बाद एसीटेट आयन देता है और H+ देता है। तो देखो H+ निकाल दिया, बचा हुआ क्या, एसीटेट आयन। फॉर्मिक एसिड की भी बात कर लेते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH। अगर ये टूटेगा तो टूटने के बाद एसिड है तो H+ तो देगा ही। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ इस फॉर्मेट आयन। ये क्या है, फॉर्मेट आयन है। तो आपको कटायन और अनायन याद करना पड़ेगा। बात समझ गया? चलो अब इधर मेरे को निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन, एसिटिक एसिड। वैसे ही आप निकाल सकते हो फॉर फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि HCOOH। वो कैसे आएगा, वो आपको आएगा कटायन अनायन, ये सब चीज याद करने से आएगा। आपको फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब चीज पता होना चाहिए। बेसिक चीज आपका केमिस्ट्री में इंप्रूव होना ही चाहिए टू गेट मोर मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब फॉर्मिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो कैसे टूटेगा। वो टूटेगा फॉर्मेट आयन और H+। तो फॉर्मिक एसिड है तो H+ पहले निकाल दो, बचा हुआ क्या बनेगा, फॉर्मेट आयन। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो गाइस इस तरीके से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं फॉर एसिड। कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो उसका भी सेम तरीका है, बस Ka के जगह पे क्या लिखोगे, Kb। जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस लेट्स डिस्कस द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। देखो वीक बेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BOH।
बी फॉर बेस और OH मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। हम लोग ने किसकी बात कर रहे हैं इधर, हम लोग अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस की बात कर रहे हैं। अरेनियस एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं। अरेनियस बेस क्या होते हैं, जो OH- देते हैं। तो इसको तोड़ोगे तो इधर से OH- निकलेगा और B फॉर क्या है, बेस है, तो BOH। तो चलो इसका डिसोसिएशन देखते हैं कैसे होता है। दिस इज व्हाट, बेस। जब बेस डिसोसिएट होगा तब क्या बनेगा, OH- निकलेगा। इसके ऊपर माइनस है, मतलब इसके ऊपर क्या होगा, प्लस होगा। इसके ऊपर -1 है तो सामने वाले के ऊपर क्या होगा, +1 होगा। तो B + OH-। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से वो डिसोसिएट होगा। क्या कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, क्या नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला नहीं है, बिकॉज ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है और जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या आएगा, उनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। आयोनिक स्पीशीज और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इधर क्या स्टैब्लिश्ड होगा, इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम आया मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या लिख दिया हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्लेस कर दूंगा किससे, डिसोसिएशन कांस्टेंट से। और इधर मैं B लिख दूंगा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो मैंने आपको पहले ही बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी जनरल इक्वेशन में आप लगा सकते हो। इधर डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूंगा, बेस का डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए इधर मैं B लिखूंगा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। मतलब डिसोसिएशन जो रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया तो उधर से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लोगे। सो व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल पाए, बिकॉज इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कब आता है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आता है क्या, नहीं आता। इज इट देयर एनी डाउट। चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। मैंने आपको बोला इसका Kb का वैल्यू निकालो, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल डिसोसिएट एज अमोनियम आयन। आपको पता है ना इधर से OH- निकल जाएगा तो बचा के NH4। OH- निकला, -1 है तो NH4 पे क्या होगा, +1 होगा। सो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर मैं आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू दे दूंगा तो अभी द वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या आंसर होगा। अब मुझे बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूनिट क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूनिट क्या है, Ka एंड Kb का यूनिट क्या है। हम बोल सकते हैं इट इज यूनिटलेस। वाई यूनिटलेस, बिकॉज ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन है नीचे भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इज इट देयर एनी डाउट, मतलब ये क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। तो आज हम लोग ने क्या किया अभी तक हम लोग ने देखा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब हम बात करेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट।
द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, WA का मतलब है वीक एसिड एंड वीक बेस, इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने पहले ही आपको बताया डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। देखो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, इसमें जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा तो इसके लिए जो कांस्टेंट निकालोगे उसको आप क्या बोलोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर कोई एसोसिएशन रिएक्शन होता और उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता तो उधर एसोसिएशन कांस्टेंट। बात समझ रहे हो? तो डिसोसिएशन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया तो उधर आप जो कांस्टेंट निकालोगे दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड एंड बेसिस। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, डेफिनेशन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज इट देयर एनी डाउट? तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, in last slide we have discussed the dissociation constant of weak base. अब हम बात करेंगे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं ना, अपने आप आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनेगा, एक H+ बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, OH- बनेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, अपने आप आयोनाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल का सेल्फ आयोनाइजेशन कैसे होता है? तो देखो वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तब क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल है, ये पहला वाटर मॉलिक्यूल और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। मान लो इधर से टूटा, इधर से टूटने के बाद क्या मिला, H+ मिलेगा और OH- मिलेगा। जैसे ही ये H+ मिलेगा, ये वाटर के पास जो, ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इस H+ को दे देगा और इधर क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। और OH- क्या बन जाएगा, OH-। in short water molecule will dissociate as H+ and OH-। ये कैसे टूटेगा, H+ और OH- के फॉर्म में टूटेगा। जैसे ही H+ निकलता है वो अकेला नहीं रहता, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है, आपको जो मन आप दोनों लिख सकते हो। इज इट देयर एनी डाउट? तो अब देखो इधर आप ध्यान से एक चीज देखना, ये जो वाटर है जब वो ब्रेक होगा उसका तो H+ और OH- मिलेगा। अब वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर कैसा होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब अगर आपने 1 लाख वाटर के मॉलिक्यूल लिए हो, 1 लाख, तो उसमें से कितने टूटेंगे, उसमें से हार्डली 10 या 12 टूटेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 1 लाख में से मान लो 10 या 12 ही टूट रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएशन तो हो रहा है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या स्टैब्लिश्ड होता है, इक्विलिब्रियम। क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर से आपको क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया। सो अब देखो इधर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टैब्लिश्ड हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दिया आपने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने क्या बोला, वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इधर 1 लाख ले रहे हो तो 1 लाख में से सिर्फ 10 डिसोसिएट होगा। आप बात समझो, जैसे कि मैंने इधर लिया वाटर और वाटर का रिएक्शन मैंने देखा तो डिसोसिएशन हो रहा था। इनिशियली ये मैंने कितना लिया, 1 लाख लिया। कितना लिया, 1 लाख लिया। और इसका कितना होगा, 0 होगा। फिर कुछ देर के बाद ये डिसोसिएट होना स्टार्ट करेंगे तो 1 लाख में से कितना गया, 1 लाख में से 10 गया, जबकि इधर से कितना आया, 0 से 10 आया। 0 से क्या आया, 10 आया। तो आप बताओ किस केस में, आप बताओ
किस केस में कॉन्सेंट्रेशन पर ज्यादा असर पड़ा? प्रोडक्ट का देखोगे तो 0 से 10 हुआ, मतलब ज्यादा चेंज है, लेकिन इसका देखो 1 लाख में से सिर्फ 10 गया, क्या कोई बहुत ज्यादा चेंज है क्या? नहीं। पहले 1 लाख था, 1 लाख रुपए में से अगर आपका 10 रुपया घूम जाए तो कुछ ज्यादा असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप बात समझो, वाटर बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन जल्दी नहीं होता। तो 1 लाख में से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ये भी मैंने ज्यादा बोला है, 1 लाख में से 10 हो रहा है, ये भी मैंने ज्यादा बोला है, बट मान लो 1 लाख में से 10 हो रहा है, तो इनका तो इनिशियली ये 1 लाख था और इनका कितना था? 0 कॉन्सेंट्रेशन। फिर जब डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ तो 1 लाख में से इसका 10 गया, जबकि इनका 10 बना। तो इनके लिए तो चेंज ज्यादा है, 0 से 10 होना बड़ा चेंज है, बट इसके लिए 1 लाख में से 10 गायब होना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बात समझ गया? सिंस वाटर इज very weak electrolyte, therefore its concentration remains constant before and after dissociation। आपको ये बात समझ गया ना? बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। अब देखो, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो इधर तो मैंने K इक्विलिब्रियम निकाला, इधर मैंने H प्लस लिया, क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन पे तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं ना एक कांस्टेंट से। इस वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, तो मैंने इधर कांस्टेंट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? इस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करूंगा K इक्विलिब्रियम के साथ। सो K इक्विलिब्रियम का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने K डैश के साथ, तो मुझे क्या मिला? आई विल गेट H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। इस K इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है और K डैश भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से एक नया कांस्टेंट जन्म लेता है, और उस नए कांस्टेंट का नाम है KW। इस नए कांस्टेंट का नाम क्या है? KW। और KW को हम लोग क्या बुलाते हैं? हम लोग बुलाते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आप बोलोगे इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। बात समझ गए? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। वाटर मॉलिक्यूल यानी इसका कोई रोल होता ही नहीं है, बिकॉज ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट्स वाई इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसा कि इधर मैंने माना। फिर ये K इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट जन्म लिया, जिसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इज इट देयर एनी डाउट? तो इसका वैल्यू निकालते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू क्या होगा? इधर मैं लिख रहा हूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस in 1 liter of pure water, in 1 liter of प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप प्योर वाटर का 1 लीटर लेते हो, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी सेम एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। आप बात समझ जाओ। देखो, अगर आपने वाटर को ध्यान से देखा होगा तो वाटर टूटता है तो एक H प्लस बनता है, एक OH माइनस बनता है। तो अगर आप 10 लेते तो 10 H प्लस बनता, 10 OH माइनस बनता। अगर ये 20 बन रहा है तो 20 H प्लस बनेगा तो 20 OH माइनस भी बनेगा। मतलब जितना H प्लस बनेगा उतना ही OH माइनस भी बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना H प्लस बनेगा उतना ही OH माइनस भी बनेगा। अगर ये 100 बनेगा तो ये भी क्या बनेगा? 100। वाटर में देखो ना, एक H प्लस देता है, एक OH माइनस देता है। तो वैसे ही एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर प्रोड्यूस
जो 1 liter of pure water, so the concentration of H plus ion is same as concentration of OH minus ion. तो अब concentration of H plus ion होता कितना है? concentration of H plus ion पाया गया 10⁻⁻7 मोलार, तो concentration of OH minus ion भी कितना होगा? concentration of OH minus ion भी होगा 10⁻7 मोलार। ये दोनों वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आए। क्या किया वो लोग ने, साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और वो लोग ने बताया कि अगर आप 1 लीटर पानी लोगे, 1 लीटर पानी एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 1 लीटर पानी में से सिर्फ आपको कितने डिसोसिएट हो गए? 10⁻⁷ डिसोसिएट होगा। कितना डिसोसिएट होगा? 10⁻⁷। 1 लीटर इज ए ह्यूज नंबर, उसमें से सिर्फ 0.0000001, एक और जीरो आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना सा ही डिसोसिएट होगा, सिर्फ इतना सा डिसोसिएट होगा। बात समझ रहे हो ना? तो देखो कितना भी डिसोसिएट हो, 10⁻⁷ आपको H प्लस मिल रहा है, तो OH माइनस भी कितना मिलेगा? 10⁻⁷ ही मिलेगा। इज इट देयर एनी डाउट? तो याद कर लो, अगर 1 लीटर प्योर वाटर है और 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁷, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁷। अगर इम्प्योर होता तो हो सकता था H प्लस किसी और के साथ रिएक्ट कर ले तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता, OH माइनस किसी और के साथ रिएक्ट कर ले उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता। तो प्योर वाटर होना जरूरी है, तभी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगा OH माइनस के। तो हमको मिला एक्सपेरिमेंटली कि 1 लीटर में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁷, तो OH माइनस का भी कितना होगा? 10⁻⁷। सो देयरफॉर इस चीज को आप मिटा देना। सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये पूरा 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रहा है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁷ मोलार, और OH माइनस भी कितना? 10⁻⁷ मोलार। तो KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोलार स्क्वायर। सो ये होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, सो आंसर विल बी 10⁻⁻14 मोलार स्क्वायर। इज इट देयर एनी डाउट? ये जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो बॉन्ड है वो वीक होता है, और बॉन्ड क्या होगा? टूटते जाएगा। मतलब वाटर का जो बॉन्ड है वो क्या होगा? ज्यादा वीक हो जाएगा, तो ज्यादा टूटेगा। ज्यादा टूटेगा तो मतलब इनका वैल्यू बढ़ेगा, इनका वैल्यू बढ़ेगा, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज याद रखना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इज इट देयर एनी डाउट? तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, वाटर मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट एज H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रिवर्सिबल हो जाता है, और उसमें क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम से मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर मैंने लिखा सिंस वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट देयरफॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, आप देखो 1 लीटर में से सिर्फ 10⁻⁷ डिसोसिएट हो रहा है। 1 लीटर में से सिर्फ 10⁻⁷ डिसोसिएट हो रहा है। मतलब जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिमेन्स क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1 लाख में से सिर्फ 10 डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 लाख में से 10 कम कर दो, क्या कोई असर पड़ेगा? क्या नहीं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होता है? कांस्टेंट, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया K' से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट आया जिसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW, और इसका वैल्यू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर पानी में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमको पता चला कि 1 लीटर पानी में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁷, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁷ मोलार।
तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं Kw निकालूं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 है, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻14 हो गया। मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड होता है ना, तो 7 7 14 और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। इज इट देयर एनी डाउट डू यू हैव? सो दिस इज व्हाट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, in this video we have completed dissociation constant of acid, base and auto ionization of water. So ये जो आज का टॉपिक था वो काफी इंपॉर्टेंट था, तो आपको जितना भी पढ़ाया उस चीज का प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहो, बिकॉज ये चीज आपको काम आने वाला है अगले लेक्चर्स में और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तभी। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना आयोनिक इक्विलिब्रियम, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग जितना भी पढ़ा रहे हो उस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।